हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा बीबीटी थ्योरी के बारे में। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बीबीटी थ्योरी को बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर उपसहसंयोजक यौगिकों की क्या बेसिक केमिस्ट्री होती है, वो बेसिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा दी। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण निकालना बताया था, और वहां पर मैंने आप लोगों के लिए उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण निकालने के लिए एक बहुत शानदार ट्रिक बताई थी। ठीक है ना। उस ट्रिक से हम लोगों ने उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण निकाले थे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब आज के इस लेक्चर में मैं बीबीटी थ्योरी को आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए नोट्स के बारे में और डिस्कशन कर लेता हूं। काफी स्टूडेंट्स मेरे से ये बोल रहे थे कि सर हम नोट्स का किस तरीका से अरेंज करें, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि आप लोगों के कंप्लीट नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। तो जितने भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना। ऐप पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और आप लोगों की ये जो रेगुलर क्लास है, ये सभी रेगुलर क्लास आप लोगों की चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। तो सभी स्टूडेंट ऐप पर जुड़ जाना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बीबीटी थ्योरी का बेसिक बता देता हूं कि आखिरकार बीबीटी थ्योरी की क्यों जरूरत पड़ी थी। ठीक है ना। बीबीटी थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आई, वो बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, ये जो बीबीटी थ्योरी थी ना, ये मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उसकी प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए आई। मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ये कौन है, मेटल और लिगेंड। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर ये लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये तो कौन हो गया आप लोगों का लिगेंड, ये तो कौन हो गया आप लोगों का लिगेंड, और ये कौन हो गई आप लोगों की धातु अर्थात मेटल। ठीक है ना। तो लिगेंड जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इन दोनों के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उपसहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बस इस उपसहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए बीबीटी थ्योरी आई। ठीक है ना। बीबीटी थ्योरी ने किसके बारे में बताया था, मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो उपसहसंयोजक बंध बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, इसकी प्रकृति को, इसकी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई थी, बीबीटी थ्योरी दी गई थी। अब आप लोगों को पता है कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में ये उपसहसंयोजक बंध बनता है, तो इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि लिगेंड की हमेशा कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी कक्षक मतलब फील्ड ऑर्बिटल, और मेटल की हमेशा कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली कक्षक। खाली कक्षक मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है ना। लिगेंड की तो कौन सी ऑर्बिटल भाग लेती है, फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना। और आप लोगों की मेटल की कौन सी ऑर्बिटल भाग लेती है, आप लोगों की वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए कि मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो उपसहसंयोजक बंध होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसकी प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए 4 सिद्धांत दिए गए थे, 4 थ्योरी दी गई थी। अब वो 4 सिद्धांत कौन कौन सी दी गए थे, उनको मैं आप लोगों को सामने बोर्ड पर लिख देता हूं। ठीक है ना। फिर हम लोगों के सिलेबस में कौन कौन सी थ्योरी दे रखी है, हम उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। एक काम करता हूं, अभी तो मैं आप लोगों के सामने 4 थ्योरियों को लिख देता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आप लोगों के बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में कौन कौन सी थ्योरी दे रखी है, फिर हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बोर्ड की तरफ। तो देखो, मेटल और लिगेंड की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए थे, 4 सिद्धांत। पहला सिद्धांत दिया गया था आप लोगों का संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम बीबीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। जिसको हम बीबीटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आप लोगों का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको हम सीएफटी के नाम से भी जानते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको हम सीएफटी के नाम से भी जानते हैं। तीसरी आप लोगों की अनुकक्षक सिद्धांत। अनुकक्षक सिद्धांत मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अनुकक्षक सिद्धांत,
अनुकक्षक सिद्धांत मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, जिसको हम एमओटी के नाम से भी जानते हैं। चौथी आप लोगों की लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत मतलब लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको हम एलएफटी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम एलएफटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं एक बार फिर, इधर देखिए आप लोग, मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है, अर्थात जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उसकी प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए चार सिद्धांत दिए गए थे, चार थ्योरी दी गई थी, और ये चारों थ्योरी आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। पहला आप लोगों का सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बीबीटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आप लोगों का क्रिस्टल चित्र सिद्धांत, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम सीएफटी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है आप लोगों का अनुकक्षक सिद्धांत मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी के नाम से भी जानते हैं। और चौथी आप लोगों की लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत मतलब लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको हम एलएफटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आप लोगों के बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में कौन कौन सी थ्योरी दे रखी है। तो देखो आप लोगों के सिलेबस में एक तो बीबीटी दे रखी है और एक कौन सी दे रखी है, सीएफटी। ये जो दो थ्योरी है एमओटी और एलएफटी, ये आप लोगों के बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में नहीं दे रखी है, ये आप लोगों के एमएससी के सिलेबस में दे रखी है, ठीक है ना। ये एमओटी और एलएफटी आप लोगों के बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में नहीं दे रखी है, ये एमएससी के सिलेबस में दे रखी है। तो फ्यूचर में कभी आप लोग जब एमएससी करोगे तब मैं आप लोगों के लिए दो थ्योरी को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में तो आप लोगों की बीबीटी दे रखी है, ठीक है ना, एक तो बीबीटी दे रखी है और सीएफटी दे रखी है, तो मैं दोनों थ्योरी को पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए बीबीटी भी पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए सीएफटी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और एमएससी के सिलेबस में आप लोगों की एमओटी भी दे रखी है, एलएफटी भी दे रखी है, और ये दो थ्योरी और दे रखी है। मतलब ये हुआ कि एमएससी के सिलेबस में तो आप लोगों की चारों थ्योरी दे रखी है, ठीक है ना। जब कभी एमएससी करोगे तो आपको बीबीटी भी पढ़नी है, सीएफटी भी पढ़नी है, एमओटी भी पढ़नी है और एलएफटी भी पढ़नी है। लेकिन बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में केवल हम लोगों के लिए दो थ्योरी का ही डिस्कशन करना है, एक तो हमें बीबीटी का डिस्कशन करना है और एक हम लोगों को सीएफटी का डिस्कशन करना है, क्योंकि ये दोनों थ्योरी हम लोगों के बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में दे रखी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं एक काम करता हूं, इन दो थ्योरी के बारे में तो हम लोगों को कोई डिस्कशन नहीं करना है, ये दोनों थ्योरी मुझे आप लोगों के लिए पढ़ानी है। तो मैं एक काम करता हूं, पहली हेडिंग डाल देता हूं संयोजकता बंध सिद्धांत अर्थात बीबीटी, ठीक है ना। फिर बीबीटी के प्रत्येक पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके चलूंगा, एक एक एग्जांपल लेकर आप लोगों की बीबीटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा ये बीबीटी थ्योरी आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। और लास्ट में इसको याद करने के एक तरीका बताऊंगा, आउटलाइन बताऊंगा, उस आउटलाइन से इसके पॉइंट आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। और एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन बने तो आप लोग आराम से कर देना, ठीक है ना। मैं बीबीटी सिद्धांत के एक एक पॉइंट को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो इसको मिटा देता हूं, पहली हेडिंग डाल देता हूं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो देखो आप लोगों के लिए अब मैं पहली हेडिंग ले लेता हूं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बीबीटी के नाम से भी जानते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम बीबीटी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इधर देखिए बोर्ड की तरफ, इस बीबीटी थ्योरी ने क्या क्या बातें बोली थी, वो सारी बातें मैं आप लोगों के लिए पॉइंटों में एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्रत्येक पॉइंट को मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि हर एक पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये जो बीबीटी थ्योरी थी ना, ये पाउली नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। ये जो बीबीटी थ्योरी थी ना, ये पाउली नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो उपसहसंयोजक बंध बनता है, इसकी प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए बीबीटी सिद्धांत दिया गया था, जो कि कौन से साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, पाउली नाम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में पाउली नाम के साइंटिस्ट ने क्या बात बताई थी। तो देखो पाउली ने संकरण की सहायता से उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। क्या किया था इसने, ज्यामिति, जियोमेट्री और किसको, चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था,
चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था। किसके चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था? उपसहसंयोजक यौगिकों के अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि पाउली नाम के साइंटिस्ट ने जो बीबीटी थ्योरी दी गई थी, ठीक है ना, तो उसने क्या किया था? संकरण की सहायता से, हाइब्रिडेशन की सहायता से उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था, मतलब जियोमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि संकरण तो मैं आप लोगों के लिए सिखा ही चुका हूं भाई। आप लोगों को पता है कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों के लिए संकरण निकालना बता चुका हूं। अब यहां पर बीबीटी सिद्धांत के जितने भी पॉइंट है ना, वो आपके बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि संकरण निकालना तो मैं आप लोगों के लिए पहले ही सिखा चुका हूं, और बीबीटी सिद्धांत के हर एक पॉइंट से ये चीज पता लगेगी कि आप लोगों को संकरण निकालना आता है या नहीं आता है। तो संकरण निकालना आप लोगों को पहले से ही आता है, इसलिए बीबीटी सिद्धांत का हर एक पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए कि मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो उपसहसंयोजक बंध होता है, अर्थात जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसकी प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया था? बीबीटी सिद्धांत। ये बीबीटी सिद्धांत कौन से साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था? पाउली नाम के साइंटिस्ट द्वारा, ठीक है ना। इसने क्या बात बताई थी उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के बारे में? इसने क्या बात बताई थी? इसने बात बताई थी कि संकरण की सहायता से इसने उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति और चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर आप लोगों को संकरण निकालना नहीं आता है, तो संकरण निकालना आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आकृति का भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि संकरण निकलता है तभी तो आकृति आती है। जैसे कि माना कि हम लोगों ने संकरण निकाल दिया sp3, तभी तो हम बोलेंगे कि इसकी आकृति चतुष्फल की है। माना कि हम लोगों ने संकरण निकाल दिया dsp2, तभी तो हम बोलेंगे इसकी आकृति वर्गाकार समतलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर है। माना कि हम लोगों ने संकरण sp3d2 है d2sp3 निकाल दिया, तभी तो हम ये बोलेंगे कि भाई इसकी आकृति अष्टफल की है मतलब ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना। और चुंबकीय गुणों का भी तभी पता लगता है जब हम संकरण निकालते हैं। भाई संकरण से ही तो पता लगता है हम लोगों को कि ये जो कंपाउंड है ये चुंबकीय गुण शो कर रहा है नहीं कर रहा है। इसीलिए संकरण की सहायता से पाउली नाम के साइंटिस्ट ने उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन करना बताया था, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। जिन स्टूडेंटों को नहीं आता मैं बता देता हूं, वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को अच्छी तरीका से देख लेना। आप कैसे भी उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर आसानी से संकरण निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बीबीटी सिद्धांत के एक एक पॉइंट को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जांपल ले लेकर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो यहां पर बीबीटी सिद्धांत के मैं पहले पॉइंट को लेता हूं, ठीक है ना। बीबीटी सिद्धांत के मैं पहले पॉइंट को लेता हूं। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो मैंने आप लोगों के लिए संकरण सिखाया था ना, तो संकरण को एक पल के लिए पूरे को दिमाग में ले आओ कि संकरण में हम लोगों ने क्या क्या काम किए थे, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, इस वक्त जितने भी पॉइंट निकल कर सामने आएंगे वो संकरण के रेस्पेक्ट में निकल कर सामने आएंगे। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों के लिए जो संकरण निकालना बताया था, वो संकरण को पूरे को दिमाग में लेके आ जाओ, ठीक है ना। अब पॉइंटों को एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले पॉइंट में क्या बात बोली थी पाउली नाम के साइंटिस्ट ने कि सर्वप्रथम हम धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। वहां पर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में जो संकरण निकाला था, तो सबसे पहले हम लोगों ने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। जैसा कि वहां पर मैंने आप लोगों के लिए 4 एग्जांपल लिए थे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने क्या लिया था? NiCl का होल 4 -K2, ठीक है ना। NiCl का होल 4 -K2। और आप लोगों को पता है इसमें हम लोगों ने संकरण क्या निकाला था? DsP2 निकाला था, ठीक है ना। DsP2 निकाला था। दूसरा जो हम लोगों का एग्जांपल था वो था NiCl का होल 4 -K2, ठीक है ना। और इसका संकरण हम लोगों ने क्या निकाला था? sp3 निकाला था। तीसरे नंबर का जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वो लिया था हम लोगों ने FeCl का होल 6 -K3, और इसका हम लोगों ने संकलन निकाला था D2sp3, ठीक है ना। चौथे नंबर का जो हमारा एग्जांपल था वो था FeH2O का होल 6+3, और इसका जो हम लोगों ने संकलन निकाला था वो क्या निकाला था? sp3d2। अब देखो ध्यान से समझना, आप लोगों को पता है कि जब हमने इनमें संकरण निकाला था मतलब हाइब्रिडेशन निकाला था, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाया था। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने वहां पर आप लोगों के लिए बताई है। आप लोगों को पता है यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +K2। यहां पर भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +K2। यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +K3। और यहां पर भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट
स्टेट कितनी है, +3। और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाला आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में बता दिया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अंदर हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था का अनुरूप ढलान बनाता है, मतलब जितनी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी उस पर चार्ज आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो इस पर +2 चार्ज होगा, यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो यहाँ पर +2 चार्ज होगा। इन दोनों केसों के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो यहाँ पर +3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले तो ये बात बताओ, पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। ध्यान में रखना, जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों का बीबीटी थ्योरी दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए कि अगर इतने सारे पॉइंट हो तो इतने सारे पॉइंटों को याद हम किस तरीके से करें, उनके लिए मैं आप लोगों के लिए आउटलाइन बता दूंगा। अभी तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर होता है। पहला पॉइंट बीबीटी सिद्धांत में पाउली ने दिया था, वो किसके बारे में दिया था, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। दिमाग में क्लियर हो गया? पहले पॉइंट में क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था का अनुरूप धातु बनाता है, मतलब कैटायन बनाता है। चलो ठीक है, ये आप लोगों का पहला पॉइंट क्लियर होता है। अब दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो आप लोगों को पता, ध्यान से समझना, दूसरे पॉइंट के अंदर ये है क्या मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं ना, ध्यान से समझना, मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कभी आप लोगों ने सुना है ना कि इस कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम समन्वय संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। ठीक है ना। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको बोलते हैं कि मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कि यहां पर निकल से 4 CN जुड़े हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। ठीक है ना। यहां पर भी मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। यहां पर मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों का कितना होगा, 6। और यहां पर भी मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। तो संकरण निकालते वक्त मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं ना उतनी ही मेटल की खाली कक्षा किसमें भाग लेती है, उपसहसंयोजक बंध बनाने में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आप लोगों को पता है कि मेटल और लिगेंड से ये किसका निर्माण होता है, उपसहसंयोजक बंध का, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का, जिसमें लिगेंड की कौन सी कक्षा भाग लेती है, भरी, और मेटल की कौन सी कक्षा भाग लेती है, खाली कक्षा भाग लेती है। ये आप लोगों को पता है। लेकिन मेटल की जो खाली कक्षा भाग लेंगी, कितनी कक्षा भाग लेंगी, मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उतनी कक्षा भाग लेंगी। जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि जब हमने DsP2 संकरण निकाला था तो मेटल की कितनी खाली कक्षकों ने भाग लिया था, 4 खाली कक्षकों ने भाग लिया था। क्योंकि देखो 1, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है ना। यहां पर भी कितनी कक्षकों ने भाग लिया था, 4, 1 S की और 3 P की, तो 4 हो गई। इन दोनों केसों के अंदर कितनी खाली कक्षकों ने भाग लिया था, 6 खाली कक्षकों ने भाग लिया था। क्योंकि मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई ना? 2, 3 और 3 कितने हो गए, 6। यहां पर भी कितने हो रहे हैं, 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसका उपसहसंयोजक संख्या होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है ना। और मेटल और लिगेंड के बीच में जब उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो मेटल की उतनी ही खाली कक्षा भाग लेती है जितने आप लोगों के मेटल से लिगेंड जुड़े होते हैं। अगर मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो खाली कक्षा 4 भाग लेंगी, और अगर मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो मेटल की कितनी खाली कक्षा भाग लेंगी, 6 खाली कक्षा भाग लेंगी। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई? ठीक है ना। तो दूसरे पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूं, पहले पॉइंट को दोबारा बोल देता हूं। पहला पॉइंट क्या था कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप धातु बनाता है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु यानी लिगेंडों के साथ उपसहसंयोजक बंधों द्वारा संकरण का निर्माण करता है, और ये किसके पर डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पर। ठीक है ना। किस पर डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पर। ठीक है ना। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल से लिगेंड का उतनी आप लोगों को खाली कक्षा भाग लेंगी। ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब मैं तीसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो तीसरे पॉइंट के अंदर ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि संकरण में s ऑर्बिटल भाग लेती है, p ऑर्बिटल भाग लेती है, d ऑर्बिटल भाग लेती है। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि कभी भी संकरण के अंदर f ऑर्बिटल भाग नहीं लेती, क्योंकि हम जानते हैं कि s की शेप होती है, खूब पढ़ी है हम लोगों ने, s की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, p की डमलाकार होती है, d की डबल डमलाकार होती है, और f की कोई आकृति नहीं होती, इसलिए उसकी आकृति को हम क्या बोलते हैं, जटिल आकृति होती है भाई f की। इसका जटिल आकृति का मतलब यह है f की आकृति को हम लोग नहीं बना सकते। तो अगर नहीं बना सकते तो आप लोगों को पता है संकरण निकलने के तुरंत ही
बाद उसकी आकृति का हम लोगों को पता लगाना होता है। जब ऐप की कोई आकृति ही नहीं होती तो काय का संकरण। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए संकरण में एसपीडी उपकोषों के रिक्त कक्षक भाग लेते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेंगी, खाली कक्षक भाग लेंगी। इसको मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके बता देता हूं। देखो संकरण में कौन कौन सी ऑर्बिटल भाग लेंगी। एक तो आप लोगों की एस भाग लेगी, एक पी भाग लेगी, एक बी भाग लेगी। एफ ऑर्बिटल भाग नहीं लेगी क्योंकि एफ की आकृति होती है वो क्या होती है, जटिल आकृति होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो ये जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप लोगों का ये है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के सामने। तो एग्जांपल आप लोगों का ये हो गया, जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं 3D ऑर्बिटल को, ठीक है ना। ये ले ली मैंने किसमें, 3D, ठीक है ना। ये ले ली मैंने 4s और ये ले ली मैंने आप लोगों के लिए 4p, ठीक है ना। ये आप लोगों की कौन सी हो गई, 3D हो गई। ये आप लोगों की कौन सी हो गई, 4s हो गई। और ये आप लोगों की कौन सी हो गई, 4p हो गई, ठीक है ना। तो देखो संकरण शो होने के बाद हम लोग क्या करते थे कि जिन ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया था ना उनको हम अलग कर देते थे। कैसे अलग कर देते, जैसे सपोज करो हमारा D2sp3 संकरण निकाला है, तो हमारा D2sp3 संकरण ऐसे ही तो निकलता था हम लोगों का कि भाई D2sp3 संकरण ऐसे ही तो निकलता था हम लोगों का। ये हो गया हमारा कौन सा, D2sp3 संकरण। तो संकरण शो होने के बाद हम लोग क्या करते थे कि जिन ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया है ना उनको हम अलग कर देते थे। जैसे कि 2 तो डी की ऑर्बिटल ने भाग लिया, 1 एस की ऑर्बिटल ने भाग लिया, 3 पी की ऑर्बिटल ने भाग लिया है। तो हम क्या करते थे कि जितने संकरण में भाग लिया है ना ऑर्बिटलों ने उनको हम क्या कर देते अलग। तो 6 ऑर्बिटलों को हम क्या कर देते थे, अलग कर देते थे। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। 6 ऑर्बिटलों को अलग कर देते थे और उनसे हम किन को जोड़ देते, लिगेंडों को। जैसे सपोज करो यहाँ पर H2O लिगेंड जुड़ा हुआ है, सॉरी Cl लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो Cl को जोड़ दो आप लोग, ये लो। अब इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझ कर चलना। ये सारी चीजें संकरण के रेस्पेक्ट में चलनी है, सारे पॉइंट, ठीक है ना। तो देखो जो आप लोगों का अगला पॉइंट है, जो तीसरे नंबर का पॉइंट, तीसरे नंबर का पहले पॉइंट को बोल के बता देता हूं पॉइंट क्या बोल रहा है। तीसरे नंबर का पॉइंट ये बोल रहा है कि पहले नंबर के पॉइंट में हमने क्या बोली थी कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप धायन बनाता है। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या बोली कि उसके बाद केंद्र धातु परमाणु यानी लिगेंडों के साथ संकरण का निर्माण करता है और वो किस पर डिपेंड करेगा, उपसंयोजक संख्या पर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पर। तीसरे पॉइंट में क्या है कि उसके बाद आप लोगों के एसपीडी उपकोषों के रिक्त कक्षक भाग लेते हैं। ये कक्षक समान ऊर्जा तथा विशिष्ट ज्यामिति के नए संकर कक्षक बनाते हैं। ये संकर कक्षक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षकों से अति व्यापन करके प्रबल रासायनिक बंध बनाते हैं। और ये प्रबल रासायनिक बंध आप लोगों को कौन सा होता है, उपसंयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई है नहीं आई। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे कि जो एसपीडी उपकोषों की जो रिक्त कक्षक होती है ना, रिक्त कक्षक, ये आप लोगों को पता है संकरण का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। फिर ये जो संकरण में भाग लिया है ना ऑर्बिटल ने, ये पूरी ऑर्बिटलों को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। और यहां पर ये प्रबल रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। और जिस प्रबल रासायनिक बंध की हम बात कर रहे हैं वही बंध कौन सा होता है, उपसंयोजक बंध, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है मेटल की खाली कक्षकों में। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और ऑर्बिटल कौन कौन सी भाग ले रही है, एस भाग ले रही है, पी भाग ले रही है और डी भाग ले रही है। एफ ऑर्बिटल संकरण में भाग नहीं लेती क्योंकि एफ की कोई आकृति नहीं होती। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ये होते हैं आप लोगों के 3 पॉइंट क्लियर। अब मैं इसके चौथे नंबर के पॉइंट को लेता हूं, और जो चौथे नंबर का बीबीटी का पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी तरीका से समझने वाला पॉइंट है। इसको ध्यान से समझ के चलना। इसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। बीबीटी के चौथे नंबर के पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके बता देता हूं। तो देखो यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको बता देता हूं। बीबीटी का जो चौथे नंबर का पॉइंट है, वो चौथे नंबर का पॉइंट ये है। यहां पर मुझे आप लोगों को ये बतानी है, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल या चक्रण, चक्रण युग्मित, चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल या निम्न चक्रण संकुल। इंग्लिश में लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इधर में इनके लिख देता हूं, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रण, चक्रण मुक्त संकुल, चक्रण मुक्त संकुल, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, या इसको हम बोल सकते हैं उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखो ध्यान से समझ के चलना, मैं आप लोगों के लिए पहले तो बीबीटी थ्योरी के चौथे पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके बता देता हूं। चौथा पॉइंट आप लोगों का यह है कि यदि संकरण में आंतरिक कक्षक भाग ले रही है, ध्यान से समझना, यदि संकरण में एनडी कक्षक भाग ले रही है तो वो कौन हो गया आप लोगों का बाह्य कक्षक संकुल, और जब n-1d कक्षक भाग ले रही है तो वो कौन सा हो गया आप लोगों का आंतरिक कक्षक संकुल। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, चौथे नंबर का आप लोगों का पॉइंट है कि यदि संकरण में आप लोगों की एनडी कक्षक भाग ले रही है तो वो कौन हो गया आप लोगों का बाह्य कक्षक संकुल, और जब n-1d कक्षक भाग ले रही है तो वो कौन हो गया आंतरिक कक्षक संकुल। अभी बाह्य कक्षक संकुल क्या होते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल क्या होते हैं, चक्रण युग्मित संकुल क्या होते हैं, निम्न चक्रण संकुल क्या होते हैं, चक्रण मुक्त संकुल क्या होते हैं, उच्च चक्रण संकुल क्या होते हैं, इन सभी चीजों को मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले तो मैं इन दोनों टर्मिनोलॉजी का मतलब बता दे, इनका मतलब क्या है, पहले इन दोनों का मतलब बता देता हूं, ठीक है ना, इन दोनों का और इन दोनों का मतलब बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी तो आप लोग इनको देख लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मैं केस लेता हूं वो मैं केस किसका लूंगा, आंतरिक कक्षक संकुल का। अब देखो ध्यान से समझना, आंतरिक कक्षक संकुलों का दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जब उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो कॉमन सी बात है, जो लिगेंड होता है ना वो मेटल की 5d ऑर्बिटलों से क्या मारता है, टक्कर मारता है। तो लिगेंड अगर प्रबल हुआ तो वो टक्कर क्या मारेगा, जोर की मारेगा, और अगर वो जोर की टक्कर मारेगा तो जो डी की 5 ऑर्बिटल है, इन 5d ऑर्बिटलों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जिनमें 3 तो आप लोगों की जो T2g कक्षक है वो तो आप लोगों की कहां पर हो जाती है, नीचे। ये तो कौन सी हो गई आप लोगों की T2g कक्षक, T2g ऑर्बिटल, ठीक है ना। एक काम करता हूं, यहां पर जगह कम है, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर 2 केस ले लेता हूं। एक केस तो आप लोगों का ये हुआ है, यहां पर लिख देता हूं T2g कक्षक, ये तो कौन सा होगा T2g कक्षक, और लिगेंड आप लोगों का कौन सा, प्रबल लिगेंड है, ठीक है ना, ये कौन है आप लोगों का प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड होगा तो वो मेटल की 5d ऑर्बिटलों से जोर की टक्कर मारेगा, तो जैसे ही मेटल की 5d ऑर्बिटलों से प्रबल लिगेंड जोर की टक्कर मारेगा तो T2g और Eg जो ऑर्बिटल है उनका गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये गैप है ना T2g Eg कक्षक का, ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझ कर चलना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। लिगेंड कौन सा है, हम लोगों का प्रबल लिगेंड है, ठीक है ना। प्रबल लिगेंड मेटल की 5d ऑर्बिटलों से जोर की टक्कर मारता है, जोर की टक्कर मारेगा, जो T2g और Eg का जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आप लोगों को पता है कि डी के अंदर हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही हम 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी केस निकल के सामने आएंगे। इधर देखो, लिगेंड आप लोगों का प्रबल है, T2g और Eg का गैप क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिगेंड प्रबल है। अब इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना उसके लिए 2 कंडीशन है, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाए या चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए। तो बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि लिगेंड अगर आप लोगों का प्रबल हुआ तो आप लोगों को पता मेटल की जो 5d ऑर्बिटल है T2g और Eg, इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा गैप है, और ज्यादा गैप होने की वजह से ये चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो ऊपर चल जाए। इसलिए प्रबल लिगेंड के केस में ये चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का नीचे ही जाएगा, और ये कौन सा हो गया 5वां, ये कौन सा हो गया 6ठा। अब 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दोगे तो कॉमन सी बात है 7वां इलेक्ट्रॉन आप लोगों को ऊपर जाएगा, 8वां भी ऊपर, 9वां भी ऊपर और 10वां भी ऊपर, ठीक है ना। तो प्रबल लिगेंड के केस में आप इस तरीका से इलेक्ट्रॉन भरोगे। 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि T2g और Eg का गैप क्या है ज्यादा, और चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वह ऊपर चला जाए। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा भी नीचे है, 5वां भी नीचे है, 6ठा भी नीचे है, ठीक है ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन नीचे हो जाएंगे, फिर 7वें इलेक्ट्रॉन तो कॉमन सी बात है फिर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि नीचे की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो 7वां ऊपर, 8वां ऊपर, 9वां ऊपर और 10वां ऊपर। बात समझ में आ गई। ये केस किसका बताया, प्रबल लिगेंड का। सुनो मेरी बात ध्यान से अब, ठीक है ना। अब मैं बात बताता हूं, यहां पर एक केस ले लेता हूं दुर्बल लिगेंड का। ये कौन हो गए आपके T2g कक्षक, ठीक है ना, और लिगेंड आप लोगों को कौन सा, दुर्बल लिगेंड।
दुर्बल लिगेंड। तो देखो जैसा कि उसके नाम से पता लग रहा है दुर्बल लिगेंड है, तो कॉमन सी बात है अगर लिगेंड दुर्बल है, वीक है, तो वो जो मेटल की 5d ऑर्बिटल उससे जो टक्कर मारेगा ना, वो टक्कर उसकी क्या होगी, कमजोर होगी। कमजोर होगी, जो T2G और EG का जो गैप है ना वो ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। इसके कंपेयर में ये गैप क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है ना, ये कौन सी हो गई आप लोगों की EG कक्षक। ठीक है ना, तो ये जो गैप है ना ये आप लोगों को कम रहेगा। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरता हूं, तो देखो इलेक्ट्रॉन 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ऊपर जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है लिगेंड कौन सा है, दुर्बल। ठीक है ना, तो दुर्बल लिगेंड है, मेटल की 5d ऑर्बिटल से जो टक्कर मारी है वो टक्कर कमजोर है, तो T2G और EG का गैप क्या है, थोड़ा कम है। कम गैप है तो कॉमन सी बात है चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो ऊपर चला जाता है। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भरने के बाद चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि T2G और EG का गैप क्या है, कम। तो चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। ठीक है ना, इस तरीका से जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो कौन से लिगेंड के केस में भरते हैं, दुर्बल लिगेंड के केस में। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर समझ लेना, अगर केस प्रबल लिगेंड का हुआ तो चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का नीचे जाएगा, और अगर केस दुर्बल लिगेंड का हुआ तो चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों को ऊपर जाएगा। और इसका भी रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्रबल लिगेंड T2G और EG का जो गैप है ना उसको गैप ज्यादा कर देता है, और ज्यादा गैप होने की वजह से चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो ऊपर चला जाए, इसलिए वो पहले नीचे ही जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो आप लोगों का दुर्बल लिगेंड का जो केस होगा उसमें T2G और EG का गैप है ना वो कम रहता है, तो कॉमन सी बात है चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो ऊपर चला जाता है। इसीलिए प्रबल लिगेंड के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा और दुर्बल लिगेंड के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब मैं इन टर्मिनोलॉजी का मतलब बताता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए प्रबल लिगेंड के केस में बता देता हूं, चक्रण युग्मित संकुल और निम्न चक्रण संकुल। ये जो केस बना है ना, ये केस बना प्रबल लिगेंड के केस में। प्रबल लिगेंड क्यों बना है प्रबल लिगेंड के केस में, क्योंकि आप लोगों को पता है, ध्यान से समझना, यहां पर लिख लिया चक्रण युग्मित संकुल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थे ना वो पेयर्ड हुए, तो पेयर्ड कौन से केस में हुए आप लोगों के, इस प्रबल लिगेंड के केस में हुए। कैसे हुए मैं दोबारा से एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो आप लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो आप लोगों को पता चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो देखो अभी इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कौन है, अयुग्मित है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित होता है, अनपेड होता है। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन युग्मित होने चालू हो जाते हैं, पेयर्ड होने चालू हो जाते हैं। इसीलिए प्रबल लिगेंड के केस में इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, चक्रण युग्मित संकुल, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप लोगों के क्या हो रहे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं, युग्मित हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई कि चक्रण युग्मित संकुल का मतलब क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन जब नीचे भरने के बाद तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी जब आप नीचे भरते हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, युग्मित में कन्वर्ट होने चालू हो जाते हैं, पेयर्ड में कन्वर्ट होने चालू हो जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रण युग्मित संकुल, जो कि कौन से लिगेंड के केस में बनेगा, प्रबल लिगेंड के केस में। ठीक है ना, अब मैं समझाता हूं निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एक बात बताओ यार मुझे आप लोग कि चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का नीचे की कक्षक में गया क्या ऊपर की कक्षक में गया। अरे भैया ये नीचे वाली कक्षक है तो उसको निम्न कक्षक बोलेंगे, ये ऊपर वाली कक्षक है तो उसको उच्च कक्षक संकुल बोलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि आपने जो चौथा इलेक्ट्रॉन भरा है वो नीचे वाली में भरा है क्या ऊपर वाली में। अरे भाई चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का यहीं तो गया है, और T2G नीचे की कक्षक होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, निम्न चक्रण संकुल। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का T2G में ही जाता है, नीचे की कक्षक में जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा T2G नीचे की कक्षक में जाता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम दुर्बल लिगेंड के बारे में। ये केस दोनों किसके हो गए, दुर्बल लिगेंड के हो गए, वीक लिगेंड के हो गए। ठीक है ना, ये जो दोनों केस है ये किसके हो गए, दुर्बल लिगेंड। ठीक है ना, दुर्बल लिगेंड। तो एक बात बताओ यार, 3 इलेक्ट्रॉन जब हमने नीचे भरे थे, इधर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने कहां पर भरे थे, नीचे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को पता है कि T2G और EG का गैप क्या है, कम है, तो कॉमन सी बात है चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है, चौथे इलेक्ट्रॉन को किसी से कोई मतलब नहीं है, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फ्री है, और फ्री होने की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, चक्रण मुक्त संकुल, मतलब स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड नहीं हुआ है, आप लोगों का अनपेयर्ड ही हुआ है। कैसे है, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए,
चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ऊपर जाएगा, और अगर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो आप लोगों को पता है अब भी इलेक्ट्रॉन कौन है, अयुग्मित है, अनपढ़ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रण मुक्त संकुल, मतलब स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और इसको उच्च चक्रण संकुल क्यों बोलते हैं, आप लोगों के बात समझ में आ गई, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का T2G में नहीं गया है, चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का Eg कक्षक में गया है, और Eg भाई Eg हाई कक्षक है, ये तो आप लोगों की नीचे की ओर है तो निम्न कक्षक हो गई, ये आप लोगों की ऊपर की ओर है तो उच्च कक्षक हो गई, ठीक है ना। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों की ऊंची वाली कक्षक में गई है, उच्च कक्षक में गई है, हाई स्पिन में गई है, ठीक है ना। इसीलिए इस चौथा इलेक्ट्रॉन में इसको जाने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च चक्रण संकुल, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि प्रबल लिगेंड के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, चक्रण युग्मित संकुल और निम्न चक्रण संकुल, मतलब स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ऊपर जाएगा तो ये तभी पॉसिबल है जब लिगेंड आप लोगों को कौन सा होगा, दुर्बल, मतलब मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा होगा, दुर्बल लिगेंड जुड़ा होगा, और उस कंडीशन में आप लोग क्या बोलोगे, चक्रण मुक्त संकुल और उच्च चक्रण संकुल, मतलब स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो देखो इन चारों का मतलब आप लोगों के समझ में आ गए ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए इनका मतलब बता देता हूं कि इस आंतरिक कक्षक संकुल का मतलब क्या हुआ और इस बाह्य कक्षक संकुल का मतलब क्या हुआ, इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एक काम करता हूं, मेरे पास जगह कम है तो मैं सबको मिटा देता हूं, ठीक है ना, पर इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। आंतरिक कक्षक संकुल क्या होते हैं, बाह्य कक्षक संकुल क्या होते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं दोनों केस ले रहा हूं, आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल का। तो देखो मैंने जब आप लोगों के लिए संकलन बताया था तो मैंने दो एग्जांपल लिए थे आप लोगों के सामने। एग्जांपल नंबर तीसरे नंबर का लिया था, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इधर देखो वहां पर मैंने आप लोगों के लिए दो केस लिए थे, एक तो मैंने किसका लिया था, D2sp3 संकरण का, ठीक है ना, D2sp3 संकरण का। उसमें हमारी कंडीशन क्या बनी थी, ये कंडीशन बनी थी हमारी, ठीक है ना। एक तो 3D थी आप लोगों की, 5 ऑर्बिटल हो गई, एक 3D थी, एक 4s थी, और एक आप लोगों की कौन थी, 4p थी, ठीक है ना। ये तो केस किसका हुआ है, D2sp3 संकरण का। और एक हुआ था आप लोगों का sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। इसका एग्जाम्पल था हम लोगों का, इसका एग्जाम्पल था FeCN का होल 6 माइनस के 3, और इसका एग्जांपल था FeH2 को होल 6 प्लस के 3, ठीक है ना। ये आप लोगों का जब हमने FeCN को होल 6 माइनस के 3 कॉम्प्लेक्स लिया था तो हमारा संकरण क्या निकला था, D2sp3, ठीक है ना। उसमें किस किसने भाग लिया था, एक तो 3D ने भाग लिया, एक 4s ने भाग लिया, और एक किसने लिया था, 4p ने। लेकिन जब हमारा संकरण sp3d2 निकला था तो हम लोगों ने एग्जाम्पल किसको लिया था, FeH2 को होल 6 प्लस के 3, और इसके अंदर आप लोगों को पता है एक तो 3D इन्वॉल्व हुई थी, 3D, ठीक है ना। उसके बाद हमने किसको लिखा था, 4s को लिखा था, फिर हमने किसको लिखा था, 4p को लिखा था, फिर हमने वो ने किसको निकाला था, 4d को भी लिखा था, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझ कर चलना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसके अंदर ये केस था आप लोगों का, ठीक है ना, ये केस था, संकरण यहां पर क्या निकला था, D2sp3, ठीक है ना। अर्थात 3D की 2 ऑर्बिटल ने भाग लिया था, S की 1 ऑर्बिटल ने भाग लिया था, P की 3 ऑर्बिटल ने भाग लिया था, तो संकरण हम लोगों का क्या निकला था, D2sp3। लेकिन बात जब हम इसकी करते हैं तो आप लोगों को पता है इसके अंदर ये केस बना था, इसके अंदर ये केस बना था आप लोगों का, एक तो S की ने भाग लिया था, 3p के ने भाग लिया था, और जो 4d की जो ऑर्बिटल थी उसने कितने ने भाग लिया था, 2 ने भाग लिया था, तो संकरण निकला था हमारा sp3d2, ठीक। अब देखो ध्यान से समझ कर चलना, इधर देखो मेरी तरफ, एक बात बताओ यार, ध्यान से समझ कर चलना कि जब हमने केस किसका लिया था, FeCN को होल 6 माइनस के 3, तो संकरण हम लोगों को क्या निकला था, D2sp3, और संकरण में भाग किसने लिया था, 3D ने भाग लिया था, बिल्कुल उसकी 2 ऑर्बिटल ने भाग लिया था, S की 1 ऑर्बिटल ने भाग लिया था, और P की कितनी ऑर्बिटल ने भाग लिया था, 3 ऑर्बिटल ने भाग लिया था, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि जो नाभिक की पास की ऑर्बिटल होती है वो कौन सी होती है, 3D होती है, ठीक है ना। नाभिक जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के पास की ऑर्बिटल कौन होती है, 3D ऑर्बिटल होती है, पास का मतलब अंदर की ऑर्बिटल। फिर कौन सी होती है, 4s होती है, फिर 4p होती है, फिर 4d होती है। समझ में आ गई ना, इस तरीका से होती है, जैसे माना कि ये न्यूक्लियस है, ये हमारी नाभिक है, तो ये कौन सी हो गई आप लोगों की 3D, ये कौन सी हो गई आप लोगों की 4s, ये कौन सी हो गई आप लोगों की 4p, और ये कौन सी हो गई आप लोगों की 4d। ध्यान से समझ के चलना। तो एक बात बताओ यार, अंदर की कक्षा का आप लोगों की कौन सी हो गई, अंदर की कक्षा कौन सी हो गई आप लोगों की 3D, और बाहर की कक्षा कौन सी हो गई आप लोगों की 4D। ये तो कौन सी हो गई आप लोगों की आंतरिक कक्षा,
अंदर की तरफ है आंतरिक कक्षक, ठीक है ना, और 4D बाहर की ओर है, तो ये कौन सी हो गई आप लोगों की बाह्य कक्षक, ठीक है ना, बाह्य कक्षक। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या जहां पर संकरण में 3D कक्षक ने भाग लिया है वो हो गया आप लोगों का आंतरिक कक्षक संकुल। ये केस है ना, ये केस किसका हो गया, आंतरिक कक्षक संकुल का। और ये केस तभी होगा जब लिगेंड आप लोगों को कौन सा, प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड के केस में बनेगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर CN आया था, और CN कौन सा होता है, प्रबल लिगेंड होता है। CN माइनस कौन होता है, प्रबल लिगेंड होता है। ये आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दी कि जैसे कि CO, CN, NO2, NH3, ये कौन से लिगेंड हमारे, NO2, NH3, ये कौन से लिगेंड थे हम लोगों के, प्रबल लिगेंड थे। ये कौन से लिगेंड थे हमारे, प्रबल लिगेंड थे, प्रबल लिगेंड। और ये आप लोगों का H2O, F, Cl, Br, I, ये लिगेंड हमारे कौन से थे, दुर्बल लिगेंड। ये लिगेंड हमारे कौन से थे, दुर्बल लिगेंड, ठीक है ना, कौन से लिगेंड थे, दुर्बल लिगेंड। अब बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, क्या जहां पर आप लोगों की 3D कक्षक ने भाग लिया है, तो 3D आप लोगों की आंतरिक कक्षक है, नाभिक के पास में होगी, अंदर की तरफ होगी, तो आंतरिक कक्षक भी आंतरिक कक्षक ही बोलेंगे। तो जहां पर संकरण में आप लोगों की 3D कक्षक भाग ले रही है, उन संकुलों को, उन कॉम्प्लेक्सों को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जिनमें 4D कक्षक ने भाग लिया है उनको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कक्षक संकुल। और ये तभी केस होगा जब लिगेंड आप लोगों का कौन सा होगा, दुर्बल लिगेंड, ठीक है ना, जो दुर्बल लिगेंड। और यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर किसको लिया था, H2 को लिया था। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि अगर संकरण में 3D कक्षक भाग ले रही है तो ऐसे संकुलों को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर संकरण में 4D कक्षक भाग ले रही है तो उस संकरण को या उन संकुलों को हम क्या बोलेंगे, बाह्य कक्षक संकुल, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं चौथे पॉइंट को आप लोगों के लिए बता देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों के लिए कि यदि संकरण के अंदर 3D कक्षक भाग ले रही है तो ऐसे संकुलों को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन यदि संकरण में आप लोगों की 4D कक्षक भाग ले रही है तो ऐसे जो संकुल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि 4D ऑर्बिटल होती है वो बाहर की साइड होती है, और 3D ऑर्बिटल होती है वो नाभिक के अंदर की ओर होती है, नाभिक के पास की ऑर्बिटल होती है। पहले तो ये बात होता है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना, कि आंतरिक कक्षक संकुल का मतलब क्या है, अंदर की कक्षक भाग लेगी, और बाह्य कक्षक संकुल का मतलब क्या है, बाहरी ऑर्बिटल भाग लेगी। किसमें, संकरण में। ये बीबीटी का चौथा पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीका से लिख सकते हो, एनडी और n-1d के हिसाब से लिख देना, ठीक है ना। एनडी का मतलब ये होगा, जैसे कि यहां पर मैंने किसको लिख दिया, 4D को, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है n-1d का लिखना है, तो देखो 4 को यहां पर रख दो, तो 4-1, ठीक है ना, डी। तो ये कौन हो गया, 4 में से 1 गए तो कितने बचे, 3 बचे, तो ये कौन हो गया आप लोगों का 3D हो गया। बात समझ में आ गई ना। इस एनडी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी सेल को लिख दो आप लोग, क्योंकि एन किसको शो करता है, सेल को, कोष को शो करता है। तो जैसे कि मैं एनडी 4D की बात करता हूं, तो देखो 4D के लिए तो कौन हो गया, बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है ना। और फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू रखोगे n-1d, तो 4 को यहाँ पर रख दो, 4 में से 1 गए तो कितने बचे, 3 बचे, ये कौन हो गया आप लोगों का 3D, ठीक है ना। तो जहां पर 4D कक्षक भाग ले रही है वो बाह्य कक्षक संकुल, और जहां पर 3D कक्षक भाग ले रही है वो कौन सा हो गया आप लोगों के आंतरिक कक्षक संकुल। ये बीबीटी का आप लोगों का चौथा पॉइंट क्लियर होता है, ठीक है ना। कि यदि संकरण में एनडी कक्षक भाग ले रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कक्षक संकुल। और यदि संकरण में n-1d कक्षक भाग ले रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये इसका चौथा पॉइंट क्लियर है। अब मैं 5वें नंबर के पॉइंट को और बता देता हूं। तो देखो 5वें नंबर का पॉइंट है ना बीबीटी का, वो बीबीटी का पॉइंट आप लोगों को पता है कि जब हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दी, हम लोगों ने संकरण निकाल दिया, संकरण निकालने के बाद उन ऑर्बिटलों को अलग कर दिया, उसके बाद हमने आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल को देख लिया, ठीक है ना। और उसके बाद जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो पॉइंट एक्सप्लेन करता है आप लोगों के किसके, चुंबकीय गुणों को एक्सप्लेन करता है और रंग गुण, कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। मतलब जो आप लोगों के ये 5वें नंबर का पॉइंट है, ये उपसहसंयोजक यौगिकों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है और कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है कि जब आप लोगों ने कॉम्प्लेक्सों में संकरण निकाल दिया था, उसके बाद हम लोगों ने क्या बात बोली थी कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो संकुल चुंबकीय गुणों को शो करेगा और उनको हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। और यदि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए, तो वो संकुल चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा। और ऐसे संकुल कौन होते हैं, प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक। ये तो चुंबकीय गुणों के बारे में बात की थी। फिर हमने रंग गुण के बारे में बात की थी, कलर प्रॉपर्टीज के बारे में, कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए तो वो संकुल कलर को शो करता है, अर्थात उसकी जो प्रकृति होती है वो रंगीन होती है, कलरफुल होती है। लेकिन अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ठीक है ना। तो जो आप लोगों को 5वें नंबर का पॉइंट है, वो 5वें नंबर के पॉइंट में हम चुंबकीय गुणों को और रंग गुण दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। एक बार 5वें पॉइंट को फिर से बोल देता हूं, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो संकुल अनुचुंबकीय और रंगीन होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक और कलरफुल होगा। और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो संकुल प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होगा, अर्थात डायमैग्नेटिक और कलरलेस होगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। ये बीबीटी का जो अभी पॉइंट बोला, ये पॉइंट आप लोगों को कौन सा होगा, 5वें नंबर का। ठीक है ना। अब मैं बीबीटी का 6ठे नंबर का पॉइंट और बता देता हूं। ठीक है ना। 6ठे नंबर के पॉइंट में आप लोगों को पता है कि जब संकुलों का निर्माण होता है, जब कॉम्प्लेक्सों का निर्माण होता है तो किसकी सहायता से होता है, मेटल और लिगेंड की सहायता से, जिनमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना। 6ठे नंबर के पॉइंट में हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि संकुल बनते समय लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता और धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है, मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करता है और मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह व्यवहार करता है। बात समझ में आ गई। ये हो जाता है आप लोगों का 6ठे नंबर का पॉइंट। और जो 7वें नंबर का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है वो आप लोगों को होगा आकृतियों के बारे में। ठीक है ना। शेप के बारे में होगा कि यदि किसी का संकरण DsP2 निकलता है तो उसकी आकृति होगी समतल वर्गाकार, मतलब स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना। बीबीटी के अकॉर्डिंग जिनका संकरण DsP2 निकलता है उनकी आकृति समतल वर्गाकार होगी, अर्थात स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है ना। जिनका संकरण sp3 निकल रहा है उनकी आकृति चतुष्फलकीय है, अर्थात टेट्राहेड्रल होगी। और जिनका संकरण sp3d2 या d2sp3 निकल रहा है उनकी आकृति क्या होगी, अष्टफलकीय है। ये बीबीटी सिद्धांत के आप लोगों के कितने थे, 7 पॉइंट। अब याद किस तरीका से करोगे उनके लिए मैं आउटलाइन बता देता हूं, क्योंकि अगर दिमाग में आउटलाइन पता है तो सारी चीज पता है। भाई आप लोगों ने बीबीटी सिद्धांत के एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब इनको याद कैसे करें, हम लोगों को एग्जाम में याद किस तरीका से रहेंगे। ठीक है ना। तो ये सारे सभी पॉइंट मैंने नोट्सों के अंदर लिखा रखे हैं और इतने शानदार तरीका से मैंने इनके नोट्सों को बना रखा है, इसीलिए आप लोगों को पता है बीएससी का रिजल्ट मेरा हमेशा टॉप नंबर पर रहता है, क्योंकि जो मेरे नोट्स की लैंग्वेज है वो इतनी शानदार तरीका से लैंग्वेज सेट कर रखी है। आप लोग एक बार नोट्स की लैंग्वेज देखना, बहुत ही शानदार तरीका से। और ये जितने भी पॉइंट मैंने बोले हैं मेरे नोट्सों के अकॉर्डिंग ही बोले, जिससे कि याद करने में आप लोगों को आसानी रही। अब 7 पॉइंटों को याद किस तरीका से करोगे वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ठीक है ना। तो देख लो, 7 पॉइंटों को याद करने का तरीका बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। 7 पॉइंटों को आप लोग याद किस तरीका से रखोगे। तो देखो इधर देखिए, अब मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके बता देता हूं और इनकी आउटलाइन बता देता हूं कि इनकी आउटलाइनों को आप किस तरीका से ध्यान में रखोगे। तो एक काम करता हूं, 7 पॉइंटों को मैं लिख देता हूं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर आप लोगों का कौन सा होगा 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। ठीक है ना। 7 पॉइंटों को मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से बोल देता हूं। ठीक है ना। फिर याद करने का तरीका बताऊंगा कि आप याद किस तरीका से रखोगे। आपको केवल आउटलाइन ध्यान में रखनी है। अगर आप लोगों ने पूरे लेक्चर को ध्यान से समझ के लिया है तो आउटलाइन ध्यान में रख लेना, एग्जाम में उसकी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस आउटलाइन में सर ने क्या समझाया था हम लोगों को। तो पहला पॉइंट में हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। क्या बात बोली थी कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था का अनुरूप धनायन बनाता है। यह आप लोगों का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्या था कि उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु आयन लिगेंडों के साथ बंध बनाने के लिए उपयुक्त संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, जो उसकी समन्वय संख्या में संकरण पर निर्भर करता है। अर्थात मेटल की उतनी ही खाली कक्षक भाग लेंगी जितने मेटल से लिगेंड जुड़े होंगे, और मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसकी उपसहसंयोजक संख्या होती है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये होता है आप लोगों का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप लोगों का क्या था कि संकरण के अंदर आप लोगों को पता है sp2 उपकोषों के कक्षकों ने भाग लिया था। ठीक है ना। फिर जो सेम एनर्जी की ऑर्बिटल थी उनको हम लोगों ने अलग कर दिया था और उनसे लिगेंडों को जोड़ दिया था। वहां पर प्रबल रासायनिक बंध का निर्माण होता है, अर्थात स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और वो बॉन्ड कौन सा, हमारा उपसहसंयोजक बंध, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है। तो तीसरे नंबर का पॉइंट क्या था कि संकरण में sp2 उपकोषों के रिक्त कक्षक भाग लेते हैं, जो संयुक्त होकर समान ऊर्जा तथा विशिष्ट ज्यामिति के नए संकर कक्षक बनाते हैं। ये संकर कक्षक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग वाले कक्षकों से अतिव्यापन करके प्रबल रासायनिक बंध बनाते हैं, और वो रासायनिक बॉन्ड कौन सा होता है, हमारा उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये इसका कौन सा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमने किसकी बात की थी, आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल। कि यदि संकरण में, ध्यान से समझना, यदि संकरण में ये एनडी कक्षक प्रयुक्त हो
यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के एनडी कक्षक भाग ले रहे हैं, एनडी का मतलब आप लोग समझ गए किसकी बात हो रही है, 4D की, ठीक है ना। यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के एनडी कक्षक प्रयुक्त हो तो वो कौन होगा आप लोगों का बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि 4D बाहर की ओर होती है, ठीक है ना। तथा जब n-1D कक्षक प्रयुक्त हो, अर्थात यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 3D की बात हो रही है। भाई 4 को आप यहाँ पर रख दो तो 4 में से गए तो कितने बचे, 3 बचे, तो 3D हो गई, ठीक है ना। तो संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के एनडी कक्षक भाग ले तो वो कौन सी कक्षक बनेगी, बाह्य कक्षक संकुल। तथा जब n-1D कक्षक भाग ले तो वो कौन सी बनेगी, आंतरिक कक्षक संकुल। बात समझ में आ गई। इसी पॉइंट को अभी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। ये कितने पॉइंट हो गए आप लोगों के, 4। 5वें नंबर का जो पॉइंट है उसमें हमने किसकी बात की है, कलर प्रॉपर्टी की और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। क्या कि यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो संकुल क्या होगा, अनुचुंबकीय व रंगीन, मतलब पैरामैग्नेटिक और कलरफुल। और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो संकुल प्रतिचुंबकीय व रंगहीन होगा, अर्थात डायमैग्नेटिक और कलरलेस होगा। ये कौन से नंबर का पॉइंट हो गया, 5वें नंबर का। 6ठे नंबर का जो आप लोगों का पॉइंट है वो क्या है कि संकुल बनते समय लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता तथा धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं, और मेटल इलेक्ट्रॉनों को लेती है इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन ग्राही अर्थात इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। और लास्ट जो 7वें नंबर का पॉइंट है उसमें हमने आकृतियों के बारे में डिस्कशन किया, शेप के बारे में डिस्कशन किया है कि जिनका DsP2 संकरण होता है उनकी आकृति समतल वर्गाकार अर्थात स्क्वायर प्लेनर होती है। जिन संकुलों के अंदर sp3 संकरण निकलता है उनकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय अर्थात टेट्राहेड्रल। और जिन कॉम्प्लेक्सों के अंदर sp3d2 या d2sp3 संकरण निकलता है उनकी आकृति क्या होती है, अष्टफलकीय अर्थात ऑक्टेहेड्रल। ये बीबीटी के 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बोल के बता दिए। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर इनको याद कैसे रखें, 7 पॉइंटों को सर याद करने का कोई तरीका बता दो जिससे कि हम लोगों को याद हो जाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए आउटलाइन बता रहा हूं, आप लोगों को केवल आउटलाइन ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर लेक्चर अच्छी तरीका से ले लिया तो आउटलाइनों से उसकी लाइन क्लियर हो जाएगी कि इस पॉइंट में सर ने हमको क्या समझा था। पहले पॉइंट में हमने किसकी बात की थी, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो आप लोगों को केवल आउटलाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ही ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आउटलाइन क्या रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरे पॉइंट में हमने किसकी बात की थी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो इसके अंदर आप लोगों को समन्वय संख्या, हिंदी वाले उसको क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को ध्यान में रख लेना। तीसरे पॉइंट में एसपीडी उपकोषों के रिक्त कक्षक, एसपीडी उपकोषों के रिक्त कक्षक, उपकोषों के रिक्त कक्षक, बस इतने से क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ाया था सर ने। एसपीडी उपकोषों के रिक्त कक्षक मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना। चौथे पॉइंट में क्या ध्यान में रखोगे, आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल। 5वें पॉइंट में किसको ध्यान में रखोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कलर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 6ठे पॉइंट के अंदर क्या ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन दाता कौन होता है, लिगेंड, और इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होती है, मेटल। और 7वें नंबर के पॉइंट में केवल आकृति ध्यान में रख लेना, आकृति से पता लग जाएगा कि सर ने क्या बात बताई थी। पहले तो ये बात बताओ, ये बात समझ में आ गई। एक बार फिर से 7 पॉइंटों की आउटलाइन बता देता हूं। पहले पॉइंट में ऑक्सीकरण अवस्था को ध्यान में रख लेना, कहां सर ने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोला था, बस ऑक्सीकरण अवस्था को ध्यान में रख लो, उससे ही उसकी लाइन क्लियर हो जाए कि ऑक्सीकरण अवस्था में सर ने क्या बात बोली थी कि भाई सबसे पहले मेटल की हम ऑक्सीकरण अवस्था का पता लगाते हैं, हो गई क्लियर। दूसरे पॉइंट में कोऑर्डिनेशन नंबर को ध्यान, बस इतना ही ध्यान में रखना। दूसरे पॉइंट में सर ने कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्कशन किया था, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। अब तस्वीर क्लियर हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर में सर ने हमको क्या समझाया था। अगर क्लासेज अच्छी तरीका से लिया तो पता लग जाएगा आप लोगों को कि इसमें हमें क्या लिखना है कॉपी के अंदर, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट में इतना ही ध्यान में रख लेना कि एसपीडी उपकोषों के रिक्त कक्षक की बात की थी। अब रिक्त कक्षक से क्लियर हो गई क्या बात हुई थी, ठीक है ना। चौथे पॉइंट में इतना ही ध्यान में रखना, आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या लिखना है वो मैंने आप लोगों के लिए बता दी। 5वें नंबर के पॉइंट में ध्यान में रखना है कि 5वें नंबर के पॉइंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी दोनों के बारे में लिखना है, मतलब चुंबकीय गुण और रंग गुण दोनों के बारे में लिखना। क्या लिखना है वो मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। कितने हो गए, 5। 6ठे नंबर के पॉइंट की क्या ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन दाता कौन है और इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है। और 7वें नंबर के पॉइंट में सिर्फ आकृति ध्यान में रखनी है। अब आकृति में क्या लिखना है वो पॉइंट मैं आप लोगों के लिए समझा चुका हूं कि अगर संकरण DsP2 हुआ तो आकृति उस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, वर्गाकार समतलीय अर्थात स्क्वायर प्लेनर। और अगर कॉम्प्लेक्स का संकरण sp3 हुआ तो आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय अर्थात टेट्राहेड्रल। और यदि कॉम्प्लेक्स का संकरण sp3d2 या d2sp3 हुआ तो उसकी आकृति क्या होगी, अष्टफलकीय अर्थात ऑक्टेहेड्रल। ये 7 पॉइंट बोल दिए और 7 पॉइंटों की आउटलाइन बोल दी।
आप लोगों को केवल आउटलाइन ध्यान में रखनी है। जो स्टूडेंट इनका रट्टा मारेगा, वो रट्टा चीज एक ऐसी होती है कि सादे रट्टा को आप लोग भूल जाओगे, लेकिन अगर आउटलाइन ध्यान में रख लें और क्लास अच्छी तरीका समझ के लिए तो फिर उस चीज को आप लोग कभी नहीं भूल सकते। आउटलाइनों से हर एक लाइन का पता लग जाएगा कि इस लाइन में मुझे क्या ध्यान में रखनी है। दोबारा बता देता हूं, पहला पॉइंट टॉक्सिक अवस्था, दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा पॉइंट क्या हो गया आप लोगों का एसपीडी कोषों के रिक्त कच्चक, चौथा पॉइंट आंतरिक कच्चक संकुल, बाह्य कच्चक संकुल, पांचवा पॉइंट रंग गुण और चुंबकीय के गुण, ठीक है ना। छठे नंबर का पॉइंट कौन सा हो गया आप लोगों का, छठे नंबर का पॉइंट हो गया आप लोगों को क्या, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही, और सातवें नंबर का पॉइंट हो गया आकृति। हो तो गए यार आप लोगों को पॉइंट याद में। अब आराम से बीबीटी थ्योरी अगर एग्जाम में आए कि बीबीटी थ्योरी को लिखिए तो आराम से सातों पॉइंटों को लिख देना, ठीक है ना। ये एग्जांपल जो मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए दिए ना, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको तो केवल सातों पॉइंट लिखने हैं सीक्वेंस में, जैसे मैंने नोट्सों के अंदर लिखा रखे हैं सातों पॉइंट, ऐसे ही लिखने हैं। जैसे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा बीबीटी सिद्धांत को समझाइए, तो बीबीटी सिद्धांत को समझाओगे तो कॉमन सी बात है वो सातों पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं, तो सातों पॉइंटों को सीक्वेंस में लिख देना जैसे मैंने नोट्सों में लिखा रखी है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, ठीक है ना, नोट्सों के अंदर जिस सीक्वेंस में पॉइंट लिखा रखे हैं उसी सीक्वेंस में आप लोग लिख देना, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे ना, ये मैंने समझाने के लिए दिए थे कि आप लोगों को वो पॉइंट समझ में आ जाए, बाकी का इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई ना। और नोट्स की मैं बता ही चुका हूं, जितने भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो प्ले स्टोर से जाओ, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो। ऐप पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, लास्ट ईयर के पेपर मिलेंगे, और जो आप लोगों की रेगुलर क्लास है, ये सभी क्लासेज चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है, तो ऐप से जुड़ जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।